हेलो एवरीवन, आपकी बहुत सारे डिमांड के बाद मैं विजेता सिंह आपके सामने पॉलिटिक्स क्लास 12 का पहला वीडियो लेक्चर चैप्टर नंबर 2 से। और चैप्टर 1 आप लोग का डिलीट हो गया तो डायरेक्ट हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे कि बायोपोलैरिटी कैसे, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी हुआ, इसका कुछ हिस्टोरिकल फीचर जो है वो हम लोग का आपका WW1 से स्टार्ट होता है, यानी वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2। तो आप लोग इसको समझोगे और मेरे साथ फटाफट कनेक्ट होइए। बायोपोलैरिटी और यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, ये दो बहुत ध्यान से देखिएगा। एंड का मतलब क्या होता है हिंदी में? अंत हो जाना। अंत किसका? किसी साम्राज्य के अंत की बात, किसी पावर या महाशक्ति के अंत की बात हो रही है। तो दुनिया क्या थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद? दो महागुटों में बट गई थी। कौन कौन से दो महागुट थे? एक तरफ यूएसए था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरी तरफ यूएसएसआर, एक ग्रुप था 15 कंट्रीज का, 15 देशों का। यहाँ पे कैसे बना? तो यूएस जो था वो कैपिटलिस्ट थ्योरी का मॉडल था, और जो यूएसएसआर है आप लोग के पास, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ रशिया इसका फुल फॉर्म है, और ये 15 कंट्रीज का एक ग्रुप है, संगठन। और इन दो शक्तियों में से कोई एक महाशक्ति टिकेगी और दूसरी क्या होगा? समाप्त हो जाएगी। इस महासमाप्ति का जो एंड है इसको हम लोगों ने क्या कहा? बायोपोलैरिटी, एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। तो बायोपोलैरिटी का मीन यहाँ क्या होगा कि एक महाशक्ति का समाप्त हो जाना, इसको हम लोगों ने बोला है बायोपोलैरिटी। बायो का मीन्स इट्स यूनिवर्सल पावर एंड एंड का मीन्स किसी भी एक एरा का एंड हो जाना। तो बायोपोलैरिटी इंग्लिश मीडियम वाले समझे यहाँ पे, बायोपोलैरिटी का मीन कि कोई दो जो बड़े बड़े थ्योरीज थे जिन पे पूरे लॉ चल रहे थे, ये दो बहुत बड़ी थ्योरी है, एक कैपिटलिस्ट थ्योरी और दूसरा सोशलिस्ट थ्योरी। सोशलिस्ट थ्योरी को इंडिया के जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ये भी सपोर्ट करते थे, क्योंकि ये एक ऐसी सोच थी ना कि सभी को डेवलपमेंट करते थे, सभी का विकास, सभी की ग्रोथ, सबके लिए इनिशियल वांट का होना। तो जब इनिशियल वांट की बात की जा रही है कि सब कुछ अच्छा होगा, तो फिर ये टूटा क्यों? तो कुछ ना कुछ तो लैकिंग हुई। लोगों ने कहीं ना कहीं, एक तो आपके पास उस समय क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था वहां पे, कोई भी यानी डेमोक्रेटिक नेशन नहीं था, लोकतांत्रिक देश नहीं है। तो लोकतंत्र नहीं होगा तो लोगों को बोलने की आजादी नहीं मिलेगी, ये बहुत बड़ा रीजन बनेगा। और इसके पीछे कुछ नाटकीय घटना भी आएगी कि जर्मनी, जिसको द्वितीय वर्ल्ड वॉर का एक माना जाता था कि जनक था, उसकी वजह से भी कुछ चीजें आगे हम पढ़ेंगे। तो बायोपोलैरिटी का मतलब किसी एक महाशक्ति का टूट जाना या विलय हो जाना। ये आपका चैप्टर का थीम है, दो ध्रुवीयता का अंत, यानी जो दूसरी महाशक्ति है उसका अंत हो रहा है। कौन है दो महाशक्तियां? एक तरफ यूएसए, आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और दूसरी तरफ यूएसएसआर है। यूएसएसआर जो साम्यवादी विचारधारा को एक तरीके से रन कर रहा है, ये इसी का विघटन होगा। हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट हैं, हिंदी में विघटन और इंग्लिश में बायोपोलैरिटी। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ आया। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड वॉर 1 का टाइम पीरियड लिखा है मैंने, और ये क्वेश्चन आपसे किसी भी एग्जाम में, ओनली 12th क्लास तक नहीं है, ये जो आप पढ़ रहे हो ये आपको कनेक्ट हो जाएगा, अब पीछा नहीं छोड़ेगा। आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी इससे जुड़े रहेंगे, इन दो विचारधाराओं से। तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड 1914 टू 1918, यानी 1914 से 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसके बाद बहुत बड़ा एक रेसेशन, महामंदी जिसको हम लोग मार्केट में बोलते हैं, कैपिटल रेसेशन, यानी बहुत बड़ा इकोनॉमिकल महामंदी आएगा। महामंदी का मतलब क्या होता है कि चीजें, महंगाई बहुत बढ़ जाती है, उसको हम लोग महामंदी का दौर कहते हैं। दूसरा वर्ल्ड वॉर 2 हुआ है, ये 1939 टू 1945, 1939 से लेके 1945 तक, ये दो वर्ल्ड वॉर दुनिया ने देखे। और इसके बाद बहुत लंबे पीरियड तक, यहाँ पे आपका 1945 टू 91
तक आपका कोल्ड वॉर चलता है, यानी यहाँ पे बहुत लंबा पीरियड जो ले जाएगा वो एक थर्ड था कोल्ड वॉर। और इसी कोल्ड वॉर के टाइम पे हम लोगों ने इन दो महाशक्तियों को देखा था। तो कोल्ड वॉर आपका रिलेटेड है, यानी शीत युद्ध, एक ऐसी स्थिति जहां पे लगता है कि दो महाशक्तियां लड़ तो जाएंगी लेकिन लड़ती नहीं हैं। लगता है गहमा गहमी बहुत है, वो उसको आंख दिखा रहा है, वो उसको आंख दिखा रहा है, वो अपनी मिलिट्री ले आ रहा है, वो अपनी मिलिट्री, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक न्यूक्लियर वेपन्स पे बहुत बड़ी पावर थी और न्यूक्लियस वेपन्स की होड़ में कहीं ना कहीं सोशलिस्ट थ्योरी पीछे जाएगी बाद में, क्योंकि न्यूक्लियस वेपन्स ये राइज कर लेते हैं लेकिन इकोनॉमिकली ये बहुत ज्यादा डोमिनेट हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं हम लोग और जुड़े रहिए मेरे। देखिए यूएसए बहुत बड़ी कैपिटलिस्ट थ्योरी बनती है, यानी सबसे बड़ी पावर बन जाती है। कैसे बनता है? तो इसने बहुत सारे परमाणु हथियार बना लिए थे और अगर इसको सीधा कोई टक्कर दे सकता था ना तो वो केवल एक ही कंट्री था जो इसकी बराबर की पावर थी और वो था यूएसएसआर। यूएसए के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती थी कि अगर यूएसएसआर अपने सभी लोगों को, सभी देशों को, सभी गुटों को बिल्कुल बराबर खुश रख रहा है और वहां पे सारे के सारे रिसोर्सेज बहुत इजीली लोग अगर यूज करने हैं तो वहां रेवोल्यूशन कैसे होगा? ऐसा क्या चलाए ब्रेन कि कम से कम आपस में झगड़ा हो जाए। इससे पहले आप लोग एक बार मैप पे ध्यान जरूर दीजिएगा कि मैप मेरे पास एक छोटा सा ग्लोब है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप बच्चों को दिखाई दे। अगर नहीं तो आप लोग प्लीज, अगर नहीं देख पाइएगा तो इसको अपने अपने पास जो भी ग्लोब होगा वो ध्यान से देखेगा कि यहाँ पर जो यूएसएसआर है ये काफी बड़ा हिस्सा था। रसिया जो है उस समय की सबसे बड़ी, और यहां से देखिए ये यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, इधर यूक्रेन, यहाँ पे ये सारा का सारा रिसोर्सेस था किसके पास? अकेले इन 15 देशों को, यानी जिन ग्रुप को हम लोग यूएसएसआर बोल रहे हैं। और यूएसए जानता था कि अगर इतनी बड़ी रिसोर्सेज, इतना बड़ा कंट्री, तो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज किसके पास होगा? यूएसएसआर के पास। तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट थ्योरी अपने आप को बताना चाहता है कि वो दुनिया पे लीड कैसे करेगा। तो उसने अपनी पावर को दिखाने के लिए क्या किया कि इनके घर में लड़ाई करवा दो। किसी का घर बड़े बढ़िया खुशी खुशी चल रहा हो तो वहां क्या करोगे? मियां बीवी का आपस में लड़वा दो, और बच्चे यही करते हैं। तो यहाँ पर भी यही करने वाला है ये कि यहाँ के लोग खुशी खुशी, और यहीं से आप देखेंगे कि इसके 15 टुकड़े, 14 टुकड़े हो जाएंगे अकेले यूएसएसआर के। हालांकि पहले कई देश और टूटे थे लेकिन बाद में वो कंट्री जो है वो रसिया के साथ आ गए। तो यहाँ पे जितने भी आप लोग किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, ये सारा का सारा सुनते हैं ना, ये सब किसका हिस्सा था? यूएसएसआर का। और वो टूटता है और एक नाटकीय घटना होगी जिसके बाद जो है वो उदय होता है और इस बायोपोलैरिटी का एंड होगा। तो आई होप मैंने यहाँ पे आप लोग को पूरा बेसिक पॉइंट क्लियर किया है। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, यूएसएसआर में 15 कंट्रियों का पहली कैपिटलिस्ट थ्योरी का पूरा, और परमाणु यानी एटॉमिक पे इनका पूरी तरीके से पावरफुल होना, और वही दूसरी तरफ न्यूक्लियर वेपन्स में जितने ये स्ट्रॉन्ग है उतने ही न्यूक्लियर वेपन्स इन्होंने भी बनाए थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। और ये दोनों कंट्री अपनी अपनी पावर को दिखा रहे थे। उधर जर्मनी, चूंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जर्मनी हारेगा और जर्मनी पे ये दोनों टैक्स ठोक देते हैं, और उसी के बाद बर्लिन, यानी दूसरी नाटकीय घटना जो बायोपोलैरिटी को जन्म देती है, बर्लिन वॉल का टूटना और वापस से स्टार्ट हो जाना कि एक सोशलिस्ट जो बहुत अच्छी विचारधारा रखते थे कि जितने भी रिसोर्सेस थे उस पे गवर्नमेंट का अधिकार, गवर्नमेंट सभी को इक्वलिटी देगी, रहने के लिए एक बेटर लाइफ स्टाइल देगी। उसके बावजूद वो अर्थव्यवस्था कैसे टूटती है? मैक्सिमम लोगों के पास संचार व्यवस्था होगी, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन बेहतर, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा। तो ये सब होने के बावजूद भी
कैपिटलिस्ट थ्योरी कैसे आगे कदम उठा रहा है और कैसे बढ़ा रहा है उसको हम लोग देखेंगे। बट सोशलिस्ट थ्योरी के कुछ अच्छे पॉइंट, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव पॉइंट देखिए कि ये टूटेगा कैसे और इसको आगे जोड़ते हैं हम लोग कंटिन्यू। देखिए क्या बताया आप लोग को कि घर बड़ा खुशी खुशी चल रहा हो, कुछ नहीं करना है। अब मान लीजिए कि आप में से कोई बच्चा है, पप्पू, एक कैरेक्टर है पप्पू। पप्पू जो है देखता है कि पापा रोज पप्पू को 2 थप्पड़ मारते थे और पापा बड़े पावरफुल थे, हाथ पैर बॉडी सॉडी एकदम फिट मस्त वाला। अब यहाँ पप्पू जो है वो एक बच्चा है और जो पापा है वो सोवियत संघ प्रणाली है आपकी, ठीक है। और इधर देख रहे हैं कोल्ड वार चल ही रहा है, कोल्ड वार का टाइम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी तरफ अपना दिमाग लगाए पड़े। तो मान लेते हैं मम्मी जो है वो पूंजीवाद यानी यूएस से, ठीक है। अब पप्पू रोज पीटता था और पीटते 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 एक दिन गुस्सा खा बैठा, आज बापू तुमको बता ही देते हैं। वो तुरंत आया घर भाग के, स्कूल से भाग के आया और तुरंत बैग रखा और बोला मम्मी मम्मी। बोले हाँ। कह पापा ना वो बगल वाली आंटी को जो बगल में रहती है हम लोग के यहाँ, शर्मा जी की वो जो वाइफ है। बोली हाँ। मम्मी एकदम रोक, आवाज बदल गई। बोली हाँ। बोले पापा ना उनको राशन की दुकान पे 500 रुपए का राशन और फेयर एंड लवली क्रीम दिला रहे थे। अब भाई इधर मम्मी एकदम लाल गुस्से से, सोवियत प्रणाली का भी ड्रॉबैक तो रहा ही होगा, उसको गुस्सा बहुत, नौकरशाही एकदम फटाक से टाइट। यहां से पहुंचे नहीं पापा, घर रखे नहीं कि मम्मी तुरंत चिल्लाई कि घर में राशन नहीं ला पाते हो और वो पड़ोस वाली आंटी तुम जो 500-500 रुपए खर्च कर रहे हो, फेयर एंड लवली लगवा रहे हो, अभी बताते हैं तुमको अपना बेलन वेलन से दबा दी। वही यहाँ पे होगा। तो आपको पता है पप्पू बदला ले लिए कि पापा रोज कूटते थे, आज तुमको कुटवाई देते हैं। यहाँ क्या होता है देखिए, एक पॉइंट था कि शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर एक बहुत लंबी टाइम तक दोनों कंट्रीज के बीच में चला। 1945 से 1991 तक क्यूबा के ऊपर इन्होंने अपनी सैटेलाइट जो लॉन्च की थी, वहां से इन लोग का एक आपस में बहुत ज्यादा मतभेद चलता था दोनों में, यूएसए में और यूएसएसआर में। और इनको तोड़ने के लिए इन्होंने अपना दिमाग लगा दिया। और देखिए इनके नकारात्मक पक्ष, कुछ तो किसी आदर्शवादी अगर विचारधारा की बात कर रहे हो तो कुछ तो उसके निगेटिव पॉइंट आएंगे जिसकी वजह से वो टूट जाएगी। तो मैं यहाँ सकारात्मक पॉइंट आपको नहीं बता रही हूँ, वो मैंने पहले आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया। अब देखिए इसके नकारात्मक डायरेक्टली मैं आपको डील कर रही हूँ। पहला, सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा। हुआ क्या कि जब सोवियत संघ काम करने लगा तो वहां पे धीरे धीरे जो वहां का ब्यूरोक्रेट था वो बहुत ज्यादा कठिन होता गया। कहीं ना कहीं लोगों की तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ता चला गया कि जनता के प्रति जवाबदारी नहीं है कोई भी, वो जैसे मर्जी अब रिसोर्सेज का अंधाधुंध यूज कर रहे थे। दूसरा पॉइंट, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। लोग जो जनता है उसको किसी भी तरीके से बोलने की अभिव्यक्ति नहीं थी, वो अपनी बात सरकार के सामने रख ही नहीं सकती थी कि सरकार से वो खुश है या नहीं खुश है। और जिस भी लोकतंत्र में आप याद रखेंगे कि जिस लोकतंत्र में किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होती है वो लोकतंत्र क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यहाँ भी कुछ वैसा ही चल रहा था। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने लिया एक दलीय राजनीति का होना, यानी एक दलीय का मतलब कम्युनिस्ट पार्टी अकेली ही वहां पे बार बार इलेक्शन लड़ती थी और उसी की सरकार बन जाती थी। तो वो सरकार किसी के भी प्रति कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था उनका, वो जनता को कोई जवाब दे या ना दे उसकी मर्जी है, उसने डेवलपमेंट किया या नहीं किया इसके प्रति उसकी कोई जनता को जवाबदेही नहीं थी। और एक चीज यहाँ पे हमेशा याद रखेंगे कि जैसे इंडिया है, हम लोग भारत में रहते हैं, तो इंडिया के अंदर बहुदलीय प्रणाली है, यानी बहुत सारी पार्टीज हैं। और जब बहुत सारी पार्टीज होती हैं
तो जब भी वोटिंग होती है एक बहुत मजबूत आपके पास लोकतंत्र के साथ साथ एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी होता है। अगर विपक्ष कमजोर हो जाएगा तो वो अपनी बात फिर सरकार से नहीं मनवा सकते, सरकार अपने मन का करेगी। अभी आप लोग बहुत सारे मुद्दों में देख सकते हैं कि बहुत जगहों पे आपको इसके एग्जाम्पल मिले हैं। फोर्थ पॉइंट देखिएगा, यहाँ एक दलीय राजनीति हुई तो कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई भी उत्तर जनता को नहीं दिया, नागरिकों के प्रति उनकी कोई जवाबदेही थी ही नहीं। चौथा पॉइंट है। और नेक्स्ट वन, रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। तो मैंने बताया कि इन 15 देशों में सबसे बड़ा रिसोर्सेज अगर आप बात करोगे और सबसे बड़ी कंट्री की बात करोगे तो आज भी रसिया है। और यही एक वजह थी कि रूस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता था और ये बाकी छोटे छोटे जो देश थे उनके साथ यूगोस्लाविया, यूक्रेन, इधर आपका था तुर्कमेनिस्तान और बहुत सारे बुल्गारिया, ये सब के सब कहीं ना कहीं धीरे धीरे रोमानिया सब खिलाफ होते जा रहे थे कि इनको ज्यादा पावर दी जा रही है और हमको पावर नहीं दी जा रही। अच्छा, यहाँ पे दो विचारधारा यानी इन्होंने अपने अपने ग्रुप्स बनाए ना, आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी का मीनिंग क्या था कि ये जो ग्रुप का मतलब अलायंसेस क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि हम आपको हर तरीके से जो भी हमारे ग्रुप में जितने भी 15 देश हैं उनको हम हमेशा सुरक्षा देंगे। अगर उन पे हमला होगा तो ये हम पे हमला माना जाएगा। तो जब आप किसी को सिक्योरिटी देने की बात करते हैं तो ग्रुप ऑटोमेटिकली आपके साथ बहुत आसानी से जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर आप उनकी नागरिक मूल्यों की रक्षा नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं इस ग्रुप का टूटना लगभग संभव हो जाता है और सरकार की ऐसी ही बहुत सारी गलतियां हो रही हैं। अभी और भी पॉइंट इसमें जुड़ेंगे कि जहां हथियारों की होड़ में लगातार एक तरफ वो यूएसए को टक्कर तो दे रहा है रसिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हथियार बनाने के चक्कर में उसके बहुत सारे टेक्निकल फॉल्स हुई, उनकी औद्योगिकी कहीं ना कहीं पीछे रह गई, वो सही से परिवहन नहीं दे पाया, ट्रांसपोर्टेशन यानी उनका ट्रांसपोर्टेशन से ध्यान गया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर से ध्यान हट गया, बहुत सारी जरूरी चीजें वो नहीं डेवलप कर पाए। इसकी वजह से कहीं ना कहीं पूंजीवादी विचारधारा यानी कैपिटलिस्ट थ्योरी हावी हो जाएगी और पूरी दुनिया पे इकलौता अगर कोई पावरफुल बचेगा तो वो एक ही कैपिटलिस्ट थ्योरी जो है वो सबसे ज्यादा पावरफुल बनेगी और सोशलिस्ट थ्योरी इधर धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो चुकी है और इनकी गलतियां लगातार बढ़ रही हैं। तो ये पॉइंट्स जब भी आप सारे स्टूडेंट डील करेंगे, पॉइंट्स की डिटेल आपकी बुक्स में लिखे गए हैं, आपको केवल किताब को एक बार रीड आउट करना है। और मेरे किसी भी वीडियो लेक्चर को जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, अगर आपको वीडियो एक बार में सारी चीजें याद नहीं होती हैं तो आपको दोबारा रिपीटेशन करनी होगी, दोबारा देखना है हर एक पॉइंट को और उसको ध्यान से सुनना है कि मैंने क्या बताया। और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए इसके आगे देखें कि ये इतने ड्रॉबैक्स तो इनके थे, इसके साथ क्या हुआ कि हथियारों की होड़ में सोवियत संघ समय समय पर यूएसए को तो चुनौती दे ही रहा था लगातार। यानी अगर वो एक बम बनाएगा यूएसए तो दूसरा बम इधर कौन बना रहा है, रसिया। वो एक परमाणु एनर्जी बना रहा है, ये दूसरा बना दे रहा है और इतनी ज्यादा दोनों में टक्कर रही कि दोनों में किसी से कम नहीं वाला हिसाब लगातार दोनों के बीच में चला, यूएसए और यूएसएसआर के बीच। और यहाँ पे इनसे सबसे बड़ी गलती क्या हो गई यूएसएसआर से कि इन्होंने सोवियत संघ जो है इनका लगातार औद्योगिक क्रांति में पीछे रह गया। पश्चिमी देश जितना पैसा अपने परमाणु हथियारों पे खर्च कर रहे थे, यानी वो जितनी ज्यादा उतना ही पैसा वो बाकी सेक्टर पे भी खर्च कर रहे थे। उनका औद्योगिकी, उनका परिवहन, उनकी ऊर्जा सब कुछ टॉप पे था, ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन वही सोवियत संघ ने क्या गलती की कि वो सैनिक का बजट तो बढ़ाता गया, सुरक्षा पे तो बजट बढ़ाता गया अपनी कंट्री का, लेकिन उसने अच्छे से परिवहन नहीं डेवलप कर पाया,
ट्रांसपोर्टेशन डेवलप नहीं कर पाया, उसने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना कम कर लिया, और वही जो प्रोडक्शन का क्षेत्र था जहां वो सुई से लेके जहाज तक सब कुछ बनाने वाली कंट्री थी रसिया, वही वो धीरे धीरे प्रोडक्शन हाउस में भी डाउन होता गया। और इसका फायदा किसको मिलेगा? यूएसए को, क्योंकि वो पूरी की पूरी दुनिया, उसको कौन चाहिए था? वो व्यापारी है, बिजनेस करना चाहता है, तो वो पूरी दुनिया पे क्या करेगा? धीरे धीरे अपना प्रभुत्व छोड़ देगा। और यूएसएसआर की ये गलतियां पूरी तरीके से यूएसएसआर के विघटन का एक बहुत बड़ा कारण बच जाते हैं। और इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट को मैंने साथ में कोशिश की है कि आप दोनों मीडियम के बच्चे आराम से पढ़ सके, तो आप अपनी बेहतर कोशिशों के साथ जारी रखें। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे बायोपोलैरिटी को, कि कैसे जो है वो एक नई घटना का उदय होगा, गोर्बाचोव की गलतियां और बर्लिन वॉल का। तो मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का वेट करें और जुड़े रहे मेरे साथ, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।